अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर। आपका ये पार्ट 2 प्रोग्राम डिवोर्स और इनकम्पैटिबिलिटी पे प्रोग्राम कर रहे थे। आज हमारे साथ डॉक्टर राफिया हैं, प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी भी की हुई है और प्लस पोस्ट डॉक भी किया है यूके से। ये आजकल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी हैं। तो अब हम जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से हम अपना कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी बड़ी अच्छी आपने बातें की थी पार्ट 1 में कि जो माँ बाप को पहले ही बैठ के एक चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए कि बच्ची हमारी कैरियर ओरिएंटेड है, लिहाजा वो जॉब भी करेगी या जॉब नहीं करेगी, जॉब जो भी है, जैसे मैंने कहा था कि एक एग्रीमेंट की शक्ल में होना चाहिए और इसको एक गवर्नमेंट की भी सरपरस्ती होनी चाहिए इसका। जैसे हम मकान हायर करते हैं तो उस पर तो एक जो प्रॉब्लम, अगला सवाल मैं पूछूंगा कि जो जॉइंट फैमिली में जो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे और शुरू में वो लड़की आती है, वो कहती है कि नहीं हमने अलहदा रहना, वो सपने देख रहे हैं, वो एक फिल्मों का ड्रामों का असर उस पर बहुत ज़्यादा। हमारा एक टीवी ड्रामा जो है ना, ख़ास तौर पे वो जो चलाक सास चलाक बहू और आंखें म्यूज़िक बज रहा होता है, उसका असर बहुत लेती हैं। तो उसकी क्या उस पर कैसे ये ओवरकम कर सकते हैं जो शरारतें करनी? जी देखें, ये एक माइंडसेट डेवलप होता है और बचपन में हम इट इज़ लर्निंग थ्रू सोशलाइजेशन। वो बच्ची जिस तरह का माहौल उसके घर में होता है, वो उसी माहौल के मुताबिक जो है वो जो अपने मदर को देखती है ना, वही चीज़ वो लर्न करना शुरू कर देती है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो जैसे आपने कहा कि रोल ऑफ मीडिया या फ्रेंड्स का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो मैं स्ट्रांगली कंडेम भी करती हूँ अक्सर मीडिया पे भी कि बच्चियों के लिए कोई माइंड ग्रोइंग सॉर्ट ऑफ ड्रामाज और इस तरह का सोशल मीडिया होना चाहिए। ये नहीं कि उनको वही घिसे पिटे और वो यही पुराने रस्मों रिवाज। तो ये जब चीज़ें उनके एक कॉग्निटिव स्कीमा में आ जाती हैं ना, तो फिर वो बच्चियाँ पहले दिन से ही कहते हैं ना कि उनकी टोन सेट हुई होती है कि हमने जाना है, हमने रहना ही नहीं है, इसलिए वो एडजस्ट ही नहीं करती। अगले घर में चाहे वो कितने ही अच्छे लोग हों, वो उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करती। फिर वो उनको अगर इर्द गिर्द से उनकी फ्रेंड्स भी ये कहती हैं कि भाई तुमने क्या करना है, इतनी बड़ी फैमिली को संभालना करना, तो वो और ज़्यादा उन बच्चों का एक कह लें नज़रियाती इख्तलाफ बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं बात आपसे एग्री करूँगा। फ्रेंड्स जो है ना, ख़ास तौर पर लड़कियों के जो आपस में जो सहेलियाँ होती हैं, मैं अक्सर मेरा मुलाकात होती है, साथ आई होती है जब काउंसलिंग सेशन जो मेरे साथ जब एस्ट्रोलॉजिकल जायचा बनवाते हैं, तो इसके घर के कंडीशन देखिए आप, इसको क्यों कहते हैं कि डिवोर्स ना ले डिवोर्स, तो वो साथी बहुत है डिवोर्स पे। ये इस पे आप भी तो... मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि डिवोर्स का डिसीजन जो है वो दोनों कपल्स को खुद लेना चाहिए। और अक्सर डिवोर्स तक ये बात पहुंच जाती है कि फलाने की माँ ने ये कहा, फलाने के बाप ने ये कहा, भाई ने ये कहा, बहन ने ये कहा, दोस्त ने ये कहा, और लड़ाई बीच में कुछ भी नहीं होती। अगर आप गौर करें तो बहुत सी परसेंटेज हमारे ऐसे माशरे में लोगों की है कि जिनकी आपस में कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा होता। और आजकल मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग जो हमारे पास हमने रिसर्च किया, उसमें पता चला है कि सोशल मीडिया की वजह से इतनी डिवोर्स हो रही है कि फलानी बहू ने सोशल मीडिया पे लाइक नहीं किया मेरा कमेंट, किसी ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, उसने फलाने रिश्तेदार की जो भी उसका कमेंट था उसको लाइक नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। ये भी होता है कि exactly, अगर सास ने कमेंट दिया तो बहू कहेगी इसने मुझे टॉन्ट किया। अच्छा, ये जब भी प्रॉब्लम आती है जब आप किसी भी चीज़ को पर्सनलाइज करना शुरू कर देते हो, कि आपने जब कोई कमेंट दिया है, आप जब उसको अपने पर्सपेक्टिव में ले लेते हो ना कि मेरे लिए किया है, तो वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। अगर कई दफ़ा ऐसी बातें हो रही होती हैं जो बंदा अपने फ्रेम ऑफ माइंड से कर रहा होता है, हर चीज़ को अपने ऊपर पर्सनलाइज करने वाले शख्स के अंदर जो है ना हमेशा सैडनेस और डिप्रेशन आता है। यहाँ पे नाज़रीन वक्फा लेते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद हम फिर दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, अजान की वजह से हमने अपना सिलसिला मुनक़ता किया था, वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सोशल मीडिया का बता रहे थे कि सोशल मीडिया में कमेंट्स देने, लाइक करने, ना लाइक करने पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े आजकल सुनने में आए कि उसने जानबूझ के। अच्छा, फिर एक उसमें एक और भी ऑप्शन होती है व्हाट्सएप ग्रुप में या उसमें कि वो नीला रंग हो गया, उसने देख भी लिया एंड शी इज नॉट बॉदर टू, शी इज नॉट बॉदरिंग कि वो मेरा जवाब दे, देखो उसने इग्नोर किया। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने एक दो मैसेजेस देखे हैं लेकिन मैंने पढ़े नहीं है, सीन आ गया, लेकिन यह कि मैं जवाब का ज़ाहिर टाइम नहीं है इस टाइम।
तो हमें थोड़ा सा ना रिलेशनशिप्स में मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए, यानी कि अगर कोई शख्स उस टाइम नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, कोई शख्स हमारा गुलाम तो नहीं है ना, उसके भी अपने पैरामीटर्स हैं, उसने भी अपने तरीके से चल रहा है, वो भी मसरूफ़ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में मेरा ख्याल में हम जब रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए लोगों को ना हावी नहीं हो जाना चाहिए, हर एक की एक स्पेस होती है। कुछ लोग जो हैं वो अपने से थोड़े से डिस्टेंस पे लोगों को खड़ा रहने दे सकते हैं, कुछ और कहते हैं कि और थोड़ा दूर होकर बात करो। तो हर शख्स की एक नफ्सियात है, एक फैब्रिक है साइकोलॉजिकल। डॉक्टर साहब देखें, वर्किंग वूमेन अपने फर्ज करें डॉक्टर है एंड शी इज़ वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर, या किसी पेशेंट या राउंड करवा रही है, ठीक है ना, उस वक्त तो शी इज़ नॉट इन द पोजीशन टू लिसन द फोन। उसका हस्बैंड जब यहाँ उसकी मदर इन लॉ फ़ोन करती है और शी डज नॉट पिक द फोन, और जो उस पर भी काफ़ी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्या कर रही थी, फ़ोन क्यों बंद पड़ा था, किसके साथ बातें हुई, या फ़ोन एंगेज मिले तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। इस तरह मियाँ बीवी की भी बड़ी लड़ाइयाँ रिपोर्ट होती हैं कि हस्बैंड ने फ़ोन किया, बीवी मे बी अगर टीचर है वो फ़ोन नहीं उठा रही, या मे बी अगर स्टूडेंट है क्लास में है, तो इस तरीके से अगर कोई शख्स फ़ोन नहीं उठा रहा तो मेरा ख्याल में उसकी कोई ना कोई रीज़न हो सकती है, और इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हम बच्चियों की शादी करते हैं तो हमें उनके प्रोफेशंस के जो रोल्स हैं उनके, उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि उनसे क्या रिक्वायर्ड है, और आपको अपने पर्सपेक्टिव से बच्चे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको उसके पहराए में, उसके सारे रोल्स में, एक बीवी के रोल में हमारा क्या होता है कि हम अपनी ना फोकस को फनल डाउन कर देते हैं, नैरो कर देते हैं कि ये सिर्फ एक बीवी है या मेरी बहू है, और वो ये नहीं सोच रहा होता कि वो एक डॉक्टर है, या वो मे बी अगर हाउसवाइफ भी है तो उसके और कितने रोल्स हैं, वो उसकी कितने माँ बाप से भी एक उसका एक ताल्लुक है, उसकी अपनी औलाद से ताल्लुक है, उसके मल्टीपल रोल्स में लड़के या लड़की को मल्टीपल रोल्स में जो है हमें देखने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अक्सर आप मेरे प्रोग्राम पे कमेंट्स भी करती हैं, और काफ़ी आप मैरिटोरियन हैं, टॉरस के शोबे में भी आपका आता रहता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि द कल्चर ऑफ हस्बैंड इन पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट। पाकिस्तान जो कल्चर है या बड़े सगीर का कल्चर है, ये हस्बैंड डोमिनेटेड कल्चर है। आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, वो मैं उसकी वजह बता दूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का हस्बैंड ना बड़ा माइजर है, बल्कि मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कमीना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद जो मर्जी करूँ, जब अगर मेरी बीवी उस तरफ कोई करे, या इवन किसी इशारे पे खड़े हों और मेरी बीवी कह ले कि किसी आके कोई बंदा उसको देखना शुरू कर दे, तो आप बड़े पोजेसिव हो जाते हैं, गुस्सा चढ़ता है, फिर आप बीवी को डांटते भी हैं कि क्यों तो देखा था ये वो। जबकि आप एज ए मर्द आप रक्शे पे आ गए या कोई खबोते तो उस तक आपका ऐसे ऐसे चला तो उसको पीछे फॉलो करके छोड़ते, इवन इफ़ यू आर 70 years old। तो यहाँ पे वो जो मर्द हस्बैंड है, इनको कैसे ठीक किया जाए कि इनकी डोमिनेंट जो सोसाइटी में रवैया है, इसका क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सवाल मैं कुछ लंबा कर दिया, लेकिन मैं इसका छोटा जवाब दे देती हूँ। देखिए, सोशल डोमिनेंस जो है वो हमेशा से ही अगर एनिमल्स में भी देखें कि जिसमें ताकत ज़्यादा होती थी ना, तो वही एनिमल्स जो है वो डोमिनेट भी करते थे। यही कॉन्सेप्ट अब आगे चलता है। अब हमारे माशरे में यस मेजॉरिटी में मेल डोमिनेंट है, लेकिन मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जिनमें फीमेल्स बहुत डोमिनेंट है। फीमेल्स जो है सारे डिसीजंस खुद लेती हैं। मेल्स फीमेल के आगे बोल भी नहीं सकते। वो वजह उस वक्त होती है ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसकी छोटे बच्चों में भी देखें, बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम सारी बातें मर्दों पे लगा रहे हैं, कुछ ख्वातीन इतनी मैनिपुलेटिव भी होती हैं रिलेशनशिप्स में, वो जो है हर चीज़ को डोमिनेट कर रही होती हैं। तो मेरा ख्याल में दोनों, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी पब्लिक में ज़्यादा मेल डोमिनेंस है। मेल डोमिनेंस तो तभी ख़त्म हो सकती है जबकि मैं और आप जैसे लोग जो कि जिनके पास इतने वसाइल हैं, या मीडिया के थ्रू हम लोगों को बता सकें कि डोमिनेट करना किसी रिलेशनशिप में हल नहीं होता। इस्लाम में तो नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, और वैसे भी अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जो इक्वालिटी के बेस पे हो। अब इस बात पे बहुत से लोग नाराज़ होते हैं, जी कैसे मर्द औरत इक्वल है। देखिए, मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हूँ। मैं कभी भी औरत वो मार्च और इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट में नहीं जाती। मैं कहती हूँ औरत को एटलीस्ट औरत होने का हक और आदमी को आदमी होने का हक होना चाहिए, और ये इक्वालिटी होना चाहिए। जहाँ इक्वालिटी होगी रिलेशनशिप में, चाहे मर्द डोमिनेट करे रिलेशनशिप में, चाहे औरत, वो रिलेशनशिप नहीं चले। अच्छा, इसमें एक और रोल भी है डॉक्टर साहब के जो बेटा होता है, जो हस्बैंड होता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है, फिर माँ उसको 24 साल पालती है, उसकी एक अटैचमेंट होती है।
और जब शादी आती है तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो टिल्ट होता है माँ की बीवी की तरफ, और माँ वहाँ पे एक गैप फील करती है। और यहाँ पे हस्बैंड को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना रवैया अपना बैलेंस करके रखे। उसमें बड़ा तरीका का अच्छे हस्बैंड की निशानी होती है माँ को माँ का हकूक़, बीवी को बीवी का हकूक़ देना। मोस्टली लड़के अपनी माँ के साथ चिमट जाना, जो माँ कहती है वो इवन उन कमरे में भी नहीं जाना और उससे काफ़ी करना। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए ये चीज़ ना मेरा ख्याल में पहले दिन से बच्चों को रिलेशनशिप्स को बैलेंस आउट करने का सिखाना चाहिए। और अगर पेरेंट्स माँ हो या बाप हो, वैसे ज़्यादातर तो फीमेल्स का ही मसला आता है क्योंकि आदमी तो अपनी सोशलाइजेशन बाहर भी कर लेते हैं। तो माँओं को चाहिए कि जब वो शादी करें ना तो दिल बहुत बड़े कर लें और वो बच्चों की खुशियों में खुशियाँ तलाश करें। और उनको चाहिए कि देखें वो पहले से ही माइंडसेट प्रिपेयर करें कि इस बच्चे ने एक और शख्स हमारे घर में आ रहा है, हमने उसको वेलकमिंग नोट पे घर में एंटर होना है, वो हमारे अब उसको भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो मदर्स को चाहिए थोड़ी सी बैकआउट करें, थोड़ी सी स्पेस उस नए रिलेशनशिप को ग्रो करने में, उस नए रिलेशनशिप को फलने फूलने में दें। जब वो पेरेंट्स या वो माएँ जो हर वक्त सांसों में सवार रहती हैं ना अपनी, चाहे बेटे की हो बहू की हो, या वो सारे दिन के बाद एक टिपिकल सी, क्योंकि फॉर्चुनेटली कह लें अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सब कुछ खुद नहीं देखा, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं लोग कि हस्बैंड घर एंटर होता है, उधर से माँ शुरू हो जाती है कि तेरी बीवी ने ये कहा, उधर से वाइफ शुरू हो जाती है। तो बिला वजह की ये चक जो मेंटल क्लटर है, इससे क्या होता है नफ्सियाती मसाइल बढ़ते हैं और इससे भी फिर डिवोर्स होती है। और फिर पेरेंट्स बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने घर तोड़ा तो हमारी वजह से टूटा है हमारे बच्चे का, और सबसे ज़्यादा कर लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा अफेक्ट बच्चे होते हैं। खैर एनी हो, एक और भी रीज़न है कि बाज़ जो जोड़ी होती है वो कहती नहीं पहले 2-3 साल हम कंसीव नहीं करना, एंजॉय करें, ये करें वो करें, और वो कंसीव नहीं करते, फिर बाद में कुदरत की तरफ से भी कुछ डिले आ जाता है और फिर उनके घर कोई बच्चा नहीं आता, तो वो भी काज ऑफ डिवोर्स बनती है। मैं अक्सर जब किसी की शादी होती है तो बच्चों को मैं ये काउंसलिंग करता होता हूँ कि आप इमीडिएटली एक बेबी आ जाना चाहिए ताकि आपके रिश्ता सिक्योर हो सके। जी बिल्कुल। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि देखें दो लोगों की बहुत सी बॉन्डिंग जो होती है ना, जितने लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं ना उसमें उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। और रिसर्च भी ये कहती है कि जो कपल्स जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं या जिनके पास बच्चे नहीं होते उनकी डिवोर्स रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने फॉल बैक करने के लिए उनके पास बॉन्डिंग के लिए चीज़ नहीं होती। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वक्फा देना या ये चीज़ें अच्छी नहीं है। देखें जो चीज़ नेचुरल कोर्स में चल रही है, चाहे वो ज़िंदगी है चाहे वो रिश्ते हैं, उसको थोड़ा सा ना नेचुरल कोर्स में, आजकल हमारे लोगों में आर्टिफिशियलिटी बड़ी आ गई है, हर चीज़ आर्टिफिशियल है। इवन के रिलेशनशिप्स में भी वो आर्टिफिशियलिटी का एक एलिमेंट नज़र आने लग गया है। तो जहाँ ये जितना रियलिटी से दूर जाते जाएंगे, नेचर से दूर जाते जाएंगे, उतने ही मसाइल हमारी ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और ख़वातीन में जो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आता है कि बेटियां 3 हैं और बेटा नहीं है, और वो खामंद और उसके घर वाले कहते हैं वारस नहीं है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि बेटे की निस्बत बेटियाँ ज़्यादा आपकी मददगार हेल्पफुल होती है। अब कोई वैसे वो डिफरेंस रहा ही नहीं है बेटे बेटियों का, लेकिन फिर भी वो माँ जो मदर इन लॉ या हस्बैंड दूसरी शादी को तरजीह देता है कि जी बेटे के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं। तो ये क्या मैं तो कहूँगी इस चीज़ में क्या गारंटी है कि दूसरी शादी भी कर लेगा तो आगे से जो है वो मेल पैदा होगा। देखें ये बातें बायोलॉजिकली मर्द का रोल है। एग्जैक्टली वही ना, आपके वाई क्रोमोसोम्स तो आते ही मेल से हैं और एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं। तो उसमें कभी भी ये मैं आपकी ये मीडिया पे ये ओपनली कहूँगी कि जब कभी घर में एक फीमेल पैदा होती है तो कसूर वैसे तो ना मर्द का है ना औरत का है, लेकिन देखा जाए तो क्रोमोसोम्स मर्द की साइड से आते हैं। तो प्लीज़ आप जो फीमेल्स हैं घर की, उनको बार बार टॉर्चर करना इस चीज़ के ऊपर, और फिर देखें वही नेचर की कोर्स की बात, जहाँ अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिख दिया आप उसके ऊपर क्यों नहीं शाकिर हो जाते? वो डेस्टिनी लिख के आपके लौहे महफूज पे लिख दी गई चीज़ें आपके लिए, आप क्यों फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं? और अल्लाह से जो है वो एक रिश्ता जोड़ना चाहिए। और मेरा ख्याल में हर शख्स जहाँ भी नेचर से दूर होगा, रिलीजन से दूर होगा, वहाँ आपको पता है मसले मसाइल और लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मेरे पास आते हैं तो मैं पहला एक सवाल करता होता हूँ कि जब राहु कंजक्ट होता है ना तो बंदे की ज़िंदगी में एक एफिलेशन डेवलप होती है।
तो वो अक्सर मर्द और औरत की एफिलेशन डेवलप होती है, लेकिन वो माशरे की बाद ऐसी वजह आता है वो वहाँ पे शादी कर नहीं पाते और माँ बाप ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर देते हैं और वो सारा उम्र एक दिल में एक फांस लगी रहती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो आप बताएंगे ना कि एस्ट्रोलॉजी में अगर राहु राहु आ गया है तो इसमें फिर साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं? वहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ कि पहला जो इश्क चलता है ना वो 18 साल की उम्र में एक होता है और उस वक्त बंदा ना समझ होता है और उस वक्त मैं अक्सर कहता हूँ कि वो आप बराए मेहरबानी मर्द को भी औरत को भी ये एज नहीं है कि आप अर्ली शादी करें। आजकल का वो दौर नहीं है कि आप 16 साल की हुई और शादी कर दिया या 16 साल। आजकल बेस्ट जो उम्र है वो 25-26 साल है जब आप अपना कैरियर बना लेते हैं। तो लेकिन वो एक जो एक फांस होती है ना, वो मैं आप उसमें देखें जो आपकी अटैचमेंट होती है ना, फर्स्ट एक किसी से भी एक रोमांटिक बॉन्डिंग की फर्स्ट अटैचमेंट है ना, वो हमेशा रहती है, उसके ट्रेसेस माइंड में क्योंकि रहते हैं क्योंकि जो चीज़ आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ना, वो तो फ्रॉइड भी कहता था कि जब भी हम ख्वाब देखते हैं तो हमारी जितनी भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो सब ख्वाब में आती हैं क्योंकि उसमें हमारा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिल में कसक जो है, हम अगर इसको ले पर्सन टर्म में कहें तो ये एज रूल भी रहती हैं क्योंकि कोई नीड जो अनफुलफिल्ड रहे वो वहीं रहती है। आप देखें कि इब्राहिम मैस्लो बहुत नामवर साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बेसिक नीड्स की बात की, प्राइमरी और सेकेंडरी की। प्राइमरी में है भूख, नींद और मतलब सेफ्टी की नीड्स। अब आपको भूख लगी है और आपने खाना खा लिया, नीड सेटिस्फाई हो गई, आप उसे क्लोजर मिल गया। लेकिन अगर आपने खाना नहीं जब तक खाया तब तक वो नीड सेटिस्फाइड, तो ये भी एक तरह की सेकेंडरी नीड टू बी लव्ड, ग्रेगेरियसनेस की नीड है जो कि जब अगर नहीं फुलफिल होती तो वो कहेंगे ताहयात ही चल सकती है। अक्सर जो डॉक्टर साहब जो मेन प्रॉब्लम आजकल आ रहा है कि हस्बैंड बाहर नौकरी करता है, वो शादी कर देते हैं, वो 15 दिन 20 दिन रह के तो वो फिर बाहर चल जाता है, अभी वो वीज़ा भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस पर भी मैंने देखा कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस बहुत ही पुअर हैं ख़वातीन की। मैं अटक में पोस्टिंग थी तो मेरे कर्नल डॉक्टर साइकाट्रिस्ट थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ख़वातीन बहुत आती हैं, तो वो कहने लगा कि ये जो हजरों का एरिया है ये इनके मियाँ सारे बाहर रहते हैं और ख़वातीन पीछे अकेली हैं, तो ये साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाती हैं। तो ये भी एक माशरे का बिल्कुल, ये भी देखें कि जो ख्वातीन अकेली रहती हैं, देखें वो एक माइंडसेट के साथ शादी होती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे और हर एक के दिल में कह लें कि कोई ना कोई थॉट प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निटिव स्कीमास होते हैं शादी के लिए, हर एक की कोई ना कोई ख्वाहिशात होती हैं। तो वही बात फिर अभी जो हम इब्राहिम मैस्लो की कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड नीड्स और डिज़ायर्स वहीं रह जाती हैं। तो ये अनफुलफिल्ड नीड्स और डिज़ायर्स जो हैं बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों की सूरत में सामने आती हैं। कई दफ़ा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ लोगों को एंगर, एग्रेशन के इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स को, और इवन के अगर ऐसी ख्वातीन के बच्चा ना हो तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की नफ्सियाती बीमारी जो है वो आ सकती है उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से। अभी तो हम अभी जब जितनी वजूहत डिस्कस हुई हैं, ये शादी के जो इनिशियल साल हैं उसके मुताबिक हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं। अभी बहुत बातें बाकी हैं। ये दूसरा सेगमेंट हम यहाँ ख़त्म करते हैं और तीसरा सेगमेंट के लिए डॉक्टर साहबा के पास फिर जाएंगे। इसको मुझे इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा क्योंकि डॉक्टर साहबा को अब मैंने बुलाते रहना है। आज तो हमने एक जनरल मौजू रखा, फिर एक एक क्वेश्चन सुन के लेके हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमने चाहना है कि जो हमारी बेटियां, बहनें हैं और जो बच्चे हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी पुरसकून गुजरे। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मेरे पास जायचा बनाने लोग आते हैं तो वो मैं अक्सर ख़वातीन को डांटता रहता हूँ कि भी घर में थोड़ा सा हौसला करें। तो अनटिल नेक्स्ट प्रोग्राम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।